हेलो बेटा, आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास होता है जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है m1 m2 बाय में r स्क्वायर। m1 m2 की दो वस्तुओं का भार है अलग अलग, एक वस्तु का भार m1 माना, दूसरी वस्तु का भार हमने m2 माना है, और उनके बीच की दूरी जो होती है वो r से डिनोट कर सकते हैं या d से डिनोट कर सकते हैं हम। तो ये कह रहा है अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दे, तो हमने दूरी को आधा कर दिया, r का हमने बना दिया हाफ, मतलब आधा हो गया ये। तो इसके ऊपर लगा स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। अब आप देख रहे हो जो फोर्स है वो एज इट इज़ है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारे पास 4/1, जिसका मतलब है 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4F, यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जितना हम मान के चले थे उससे कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो अगर हमने उनकी बीच की दूरी को आधा कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो आप देख रहे हो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो चीज़ नीचे लिखी है, यहाँ देख रहे हो आप बल ऊपर है और दूरी नीचे है, तो इसलिए ये कहलाता है इसकी दूरी के वर्ग यहाँ पे हमने पावर 2 लगाई है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने इसको व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाकर हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दिया और इक्वल टू लगा दिया है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है जब एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ नीचे है, तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम द्रव्यमान को कहें तो द्रव्यमान दो वस्तुओं का क्या है, F के समानुपाती है, क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये इसके समानुपाती है। मतलब अगर फोर्स जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुना 2 गुना होगा तो फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा। किसी एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती से उल्टा रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पर हमने, और ये वर्ग भी है, यहाँ पे 1/2 किया तो हमारा क्या हो गया 1/4, और इसका रेसिप्रोकल किया तो 4 हो गया। इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर समानुपाती, ये ऊपर लगा हुआ है बल, जो ये बल है और ये द्रव्यमान है दो वस्तुओं का, तो ये भी ऊपर लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, इसलिए ये क्या है, इसके समानुपाती है। अब हम आपको समानुपाती का साइन भी बता सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये ना लगाती, जी ना लिखती, तो मैं कैसे लिखती इसको, देखो यहाँ पर ऐसे लिखती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय में r स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ इक्वल टू हटाया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए इसके व्युत्क्रमानुपाती है और ये समानुपाती है। ऊपर ऊपर वाली चीज़ जो है वो समानुपाती और नीचे वाली क्या कहलाती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब रेसिप्रोकल में है तो वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। अब यही ये कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। जब हम दो वस्तुओं को ऊपर की ओर उछालते हैं तो ये कह रहा है कि भारी वस्तु जो है हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे क्यों नहीं आती है। गिरती हुई वस्तुओं का वेग गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय बल होता है वह बल जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, या वह बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है, वो गुरुत्वीय बल होता है। और जब इनका वेग हो जाता है, गिरती हुई वस्तुओं का वेग, तो वो किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग के जो
परिवर्तन होता है, जैसे मान लो किसी की स्पीड 5 है वो 8 हो जाए, या पहले 10 है फिर 5 हो जाए, मतलब कभी गति धीमी हो सकती है, कभी गति तेज हो सकती है। तो उसकी जो वेग में परिवर्तन में होने में जो समय लगता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के कारण जो त्वरण हुआ है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कह रहे हैं। पृथ्वी क्या हो रही है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और फिर उनके जो वेग में परिवर्तन, जैसे ऊपर से कोई नीचे हमने चीज़ फेंकी है तो उसके वेग में परिवर्तन में जो होने में समय लगा है वो क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब जो गिरती हुई वस्तुओं का वेग होता है, उनकी जो गति होती है वो किस पे निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के भार पर नहीं। और गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर समान लगता है। सभी वस्तुओं पर क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण समान लगता है, बराबर लगता है। इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरेगी। मतलब अगर हम एक 10 kg की वस्तु ले और एक हम 50 kg की वस्तु ले तो दोनों पृथ्वी पर समान समय में गिरेंगी, उनका समय जो होगा बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि पहले भारी गिरेगी फिर हल्की गिरेगी, दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया गया, पृथ्वी की त्रिज्या आपको दी गई है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, जो दिया गया है 6 × 10⁴ kg, और पृथ्वी की त्रिज्या को r नाम देते हैं हम। 6.4 × 10⁶ मीटर ये दी गई है त्रिज्या। वस्तु का द्रव्यमान ये यहाँ पर दे रखा है, किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच हमने पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण निकालना है। तो वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, मतलब जो मैं आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता रही थी उसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक, जो स्थिर रहता है, स्थिरांक भी बोल सकते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बोलते हैं इसे हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय बल, ये आपको फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर बताया था। कोई भी दो वस्तुएं हैं तो उस पे हम क्या करते हैं, m1 और m2 मान लेते हैं, और ये दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नाम जो है हमने m1 m2 ना दे के हमने यहाँ पर m और m दे दिए, कैपिटल M और स्मॉल m नाम दे दिया है। आप चाहो तो m1 और m2 भी दे सकते हो। और ये नीचे पृथ्वी की त्रिज्या को इसने कैपिटल R से डिनोट किया है, तो इसमें सारी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और फिर इसके बाद हमने कैलकुलेशन करी है। देखो आप 10⁻24 है, और 24 और नीचे आ जाएगी 10⁻12 है ना, और यहाँ है 24 - 11, तो 24 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो ये बच गया आपका 13। ठीक है, अब यहाँ 6.67 और 6 जो सिंपल नंबर है उनको हम आगे लिख देंगे। यहाँ 6.4 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसको हमने 2 बार लिखा है यहाँ पर। अब 6.7 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये जीरो ऊपर आ जाएंगी। जब पॉइंट नीचे हो तो जीरो ऊपर आती है, और जब पॉइंट ऊपर हो तो जीरो नीचे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ में आप जानते ही होंगे बेटा इसके बारे में। अब 10 की पावर ऊपर बचा 13 और नीचे है 10 की पावर 12। कैसे हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 6 × 2 = 12 हो गया। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, पावर का स्क्वायर नहीं करना आपको। अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर होता है, जैसे 6.4 है तो 6.4 × 6.4 हमने 2 बार लिखा है, इसका नंबर का स्क्वायर होता है और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 × 2 = 12। अब आप देख रहे हो ये ऊपर पावर 13 है, नीचे वाली पावर को मैं ऊपर ले आई। जब नीचे वाली पावर को ऊपर लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये बन गया -12। अब ये जो कट्टा है काट दीजिए, एक जीरो कट गई है, तो यहाँ 10 की 13 - 12 का 1 बच गया, और एक 10 यहाँ पर है तो 10 × 10 100 हो गया, और 67 × 6 आएगा यहाँ पर आपका। ये ऊपर 6 भी दिख रहा है आपको, तो ये 6 भी लिखेंगे हम यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, गुरुत्वीय बल आ गया आपका।
अब नेक्स्ट है आपका, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। किस बल से आकर्षित करते हैं? गुरुत्वीय बल से। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। भाई पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, तो पृथ्वी जिस बल से आकर्षित करती है चंद्रमा को, क्या वह बल जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है वो उससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है? और ऐसा है तो क्यों है? पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को बराबर गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। किससे आएगा? दोनों एक दूसरे को किससे करें? बराबर गुरुत्वीय बल से। तो आंसर क्या आएगा? बराबर गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो दोनों पिंडों के लिए समान होता है। दो पिंड कौन से हैं हमारे यहाँ पर? पृथ्वी और चंद्रमा। ये दो हमारे क्या है? यहाँ पर पिंड है। इनको हम पिंड नाम दे रहे हैं, पृथ्वी और चंद्रमा को। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है वो क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के लिए समान होता है, बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को बराबर गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, या पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं होती है? आप जानते हो चंद्रमा का भार क्या है? पृथ्वी के भार से कम है, और पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार से ज़्यादा है। इसलिए पृथ्वी क्या है? उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है, पूरी तरह से उसकी तरफ गति नहीं कर सकती है। चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब भार जो है चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण त्वरण जो होता है नगण्य होता है। त्वरण क्या है? नगण्य होता है। नगण्य मतलब बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। अतः पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तो सबसे पहले हमें गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला पता होना चाहिए। यही बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया, जो आपकी 6 क्वेश्चन पे यूज हो रही है। जब भी आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा, सबसे पहले आप गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लिखेंगे। अब ये कह रहा है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, हमारे पास 2 वस्तुएं होती हैं, 2 वस्तुओं के बीच में ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो एक वस्तु का भार उसने कहा दुगुना कर दिया जाए। अब हमने यहाँ पर जो m1 था उसका हमने दुगुना कर दिया, 2m1 लिख दिया। तो इस 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपका बच गया gm1 m2 बाय में r²। तो आप देख रहे हो ये f के बराबर है। ये हमारा जो है gm1 m2 बाय r² किसके बराबर है? f के बराबर है। तो ये कितना रिजल्ट फालतू आया? 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। अब देखो वस्तुओं के बीच की दूरी, ये जो है आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया था, यहाँ पर क्या कर दिया? 2 गुनी, यानी कि r की जगह पहले आधे में हमने हाफ r लगाया था, अब यहाँ पे दुगनी में हम 2r लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? दुगनी में 2r लगाएंगे हम। अब देखो यहाँ पर हमने दुगनी में 2r लगा दिया, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है। अब ये यहाँ पर 1/4 रहेगा। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था 1/2 था, तो हाफ 1/4 था, तो उसको उलट दिया था। यहाँ पर उलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे है आपका 4 सीधा, तो 1/4 हो गया ये, अर्थात बल 1/4 गुना हो जाएगा या 1/4 रह जाएगा। इसी प्रकार जब दूरी 3 गुनी कर दी जाएगी, दूरी 3 गुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 गुनी कर दी तो 1/9 हो जाएगा। तो बल कितना रह जाएगा? 1/9 गुना हो जाएगा, ये 1/9 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अब है यदि थर्ड पार्ट में कह रहा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए, यानी कि m1 को भी डबल कर दिया जाए, m2 को भी डबल कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा कितना आ गया? 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया बेटा?
क्योंकि जो बल है, जो द्रव्यमान है, बल जो है द्रव्यमान के समानुपाती है, इसलिए अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। इस नियम की सहायता से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सहायता से हम विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और हम पिंडों की गति, उनकी कक्षाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपने देखा, ये हमने फॉर्मूले में जो लिखा है F बराबर G(m1 m2 m/r²), तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी चीज़ नहीं है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, आर नहीं है, आर का मतलब उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी नियम से हम समुद्र में ज्वार भाटा को समझने में भी हमें सहायता मिलती है। किस नियम से? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उनको समझने में भी हमें सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है। मुक्त पतन क्या है बेटा? जो जिस बल से कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, या वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो तो होता है आपका गुरुत्वीय बल। अब यहाँ पे हमने, और वो उसको हम मुक्त पतन भी कह सकते हैं कि जो कोई वस्तु अगर हमने ऊपर फेंकी है तो वो नीचे अपने आप आएगी, इसलिए हम उसको, पतन का मतलब गिरना होता है, इसलिए हम उसको मुक्त पतन कहते हैं। वो क्यों आएगी? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। तो अब ये मुक्त पतन का त्वरण वही त्वरण है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है। मुक्त पतन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम जी से डिनोट करते हैं और इसका मान जो होता है लगभग सामान्यतः 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये पर क्यों बोल रही हूँ बेटा मैं बार बार, क्योंकि ये ऐसे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम ऊपर लिखते हैं तो इसकी जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि मैं पर बोल रही हूँ। अगर मैं पर नहीं बोलूँ तो मैं मीटर सेकंड -2 बोलूँगी। ठीक है, पर लगाने से ये नीचे आ जाता है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। पृथ्वी और जो किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल लगता है उसे हम कहेंगे उस वस्तु का भार। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं आपको 10 तक कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? आपको ये ध्यान रखना है, जो ध्रुवों पर जी का मान जो होता है वो विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है, इसलिए सोने का भार भी जो है ध्रुवों पर अधिक होगा और विषुवत वृत्त पर कम होगा। इसलिए उसका मित्र संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मान लो वो वहाँ पर खरीद रहा है 15 ग्राम सोना, तो यहाँ पर आकर उसका वेट कम हो जाएगा और वो कहेगा मैं आपको 15 ग्राम दे रहा हूँ। तो ये जब कम होगा तो उसका मित्र इस बात से संतुष्ट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ का जो भार है वो जी का जो मान है, जी मान क्या होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगी। बाय बेटा।